अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट या रिस्क आर्किटेक्चर को हम स्टडी कर रहे थे। इसमें फ़र्दर हम आज भी इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें इसकी टाइप्स भी शामिल होंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें इंस्ट्रक्शन सेट या रिस्क आर्किटेक्चर की, तो उस केस में चार मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। कल भी हमने इनको डिस्कस किया था। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक टाइम में, एक साइकिल में एक मशीन इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म करता है रिस्क आर्किटेक्चर। इसका मतलब है कि एक क्लॉक साइकिल के अंदर या एक मशीन साइकिल के अंदर वो तमाम काम फ्रॉम फेचिंग ऑपरेंड्स टू रेफरिंग सम मेमोरी लोकेशन and performing operation and after performing operation storage of the results, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एक मशीन साइकिल कहलाते हैं। सिंपली अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए, द टाइम इट टेक्स टू फेच टू ऑपरेंड्स फ्रॉम रजिस्टर्स। कल भी हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में आप जस्ट डाटा को स्टोर करवाते हो डायरेक्टली रजिस्टर्स के अंदर, और रजिस्टर्स से ही आपकी टोटल कम्युनिकेशन होती है। रजिस्टर से ही आप डाटा उठाते हैं, वहीं पे आप स्टोर करवाते हैं। इसमें कोई मेन मेमोरी की रेफरेंसिंग नहीं होती, कोई ज़्यादा एड्रेसिंग मोड्स नहीं होते। सिर्फ आप रजिस्टर के एड्रेसिंग मोड्स जो हैं उन्हीं को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है वो एक साइकिल के अंदर आप एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसके तीनों स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। जो तीनों स्टेप्स क्या हैं? फेचिंग ऑपरेंड्स, डिकोडिंग, परफॉर्मिंग ऑपरेशंस और स्टोरेज ऑफ रिजल्ट्स। उसके बाद रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशंस ये परफॉर्म करता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है। सिंपल लोड और स्टोर ऑपरेशंस यूज़ करता है ये एक्सेसिंग मेमोरी के लिए। मींस के रजिस्टर्स में जो डाटा स्टोर है उसको आप लोड और स्टोर की दो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप यूज़ करके डाटा को एक्सेस कर सकते हो या स्टोर करवा सकते हो रजिस्टर्स के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टीज़ की अगर हम देखें तो सिंपल एड्रेसिंग मोड्स इसमें यूज़ होते हैं, जिस तरह के सिंप्लीफाइज द इंस्ट्रक्शन सेट एंड द कंट्रोल यूनिट। इसका मतलब है कि क्योंकि आपको बार बार मेमोरी को रेफ़र नहीं करना होता, आप डाटा को रजिस्टर्स के अंदर ही स्टोर करवा रहे होते हैं, इसलिए इसके अंदर जो एड्रेसिंग के मोड्स हैं वो भी सिंपल एड्रेसिंग मोड्स आप यूज़ करते हैं। इसके बाद जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है, सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स। जनरली ओनली वन और अ फ्यू फॉर्मेट्स आर यूज्ड। Instruction length is fixed and aligned on word boundaries. Opcode decoding and register operand accessing can occur simultaneously. Means के अगर आप एक सिंपल इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आप या तो आपकी जो लेंथ है वो आपकी फिक्स होगी और इंस्ट्रक्शन की, और जो आपके फॉर्मेट्स हैं वो मोस्टली आप एक ही फॉर्मेट यूज़ करते हैं। लेकिन यूजिंग वन फॉर्मेट यू कैन डिकोड एंड रजिस्टर ऑपरेंड्स एक्सेसिंग simultaneously, or multiple times you can access your instruction register operands, and multiple times you can perform these operations। ठीक है, तो ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स थी रिस्क आर्किटेक्चर की। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज़ गिवन इन दिस टेबल, जिसमें डिफरेंट प्रोसेसर्स आपको बताए हुए हैं। रिस्क प्रोसेसर्स जिसमें AMD 29000 है, MIPS R2000 है, स्पार्क है, MC 88000 है, HP PA है, IBM RT/PC है। ये सारे आपको गिवन हैं। इंटेल 8960 है। इसमें फर्दर जो करेक्टरिस्टिक्स गिवन हैं उसमें नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं। उसके बाद फिर मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन साइज़ इन बाइट्स बताया गया है, जो कि मोस्टली में 4 है।
लेकिन अगर आप इंटेल 8486 की बात करें तो उसमें 12 है। नंबर ऑफ़ एड्रेसिंग मोड्स की अगर आप बात करें तो वो भी आपको गिवन है कि हर प्रोसेसर में कितने एड्रेसिंग मोड्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और डायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में बताया हुआ है कि किस प्रोसेसर में ये फैसिलिटी है, किस में नहीं है। उसके बाद लोड स्टोर कंबाइंड विद अरिथमेटिक बताया गया है कि ये फैसिलिटी कहाँ है, कहाँ नहीं है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेमोरी ऑपरेंड्स बताया गया है। अनअलाइंड एड्रेसिंग अलाउड बताया गया है होती है या नहीं होती। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल यूज़र्स आपको बताया गया है। नंबर ऑफ़ बिट्स फॉर इंटीजर रजिस्टर स्पेसिफायर ये आपको बताया गया है। तो इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब की गई हैं। और फर्दर अगर हम देखें तो इसमें पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को, जिस तरह हमने असेंबली लाइन की बात की थी लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीक के लेक्चर्स में, कि असेंबली लाइन पे अगर आप एक गाड़ी को असेंबल करते हैं तो पहली स्टेज पे आप एक गाड़ी लाते हैं जिसमें फ़र्ज़ करें हम उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद फिर उस स्ट्रक्चर को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाके हम उसमें टायर्स वगैरह फिट करते हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप में तो मीन वाइल जो पिछली दो स्टेजेस पास हो चुकी होती हैं उन पे भी एक एक गाड़ी आ जाती है। और इस तरीके से पैरेलल में अगर 10 असेंबली लाइंस हैं आपके पास तो 10 गाड़ियाँ आपके पास तैयार हो रही हैं बाय वक्त, और 10 की 10 गाड़ियों का कोई ना कोई पोर्शन आप असेंबल कर रहे हैं। इसी तरह जब आप पाइपलाइनिंग की बात करते हैं तो पाइपलाइनिंग में भी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एक टाइम में अगर 10 साइकिल्स आपके हैं तो 10 तरह के काम इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हो रहे होते हैं। इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, तो ये सारा कुछ पैरेलल में चल रहा होता है। अब ऑप्टिमाइजेशन की अगर रिस्क आर्किटेक्चर में बात करें तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें पहला है डिलेड ब्रांच। इसका क्या मतलब है? डज नॉट टेक इफेक्ट अंटिल आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, दिस फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज डिले स्लॉट। ठीक है, मतलब एक स्लॉट आपकी डिले हो सकती है अगर आप पाइपलाइनिंग की बात करते हैं, क्योंकि जो आपका पहली इंस्ट्रक्शन है जितनी देर में वो आपकी फैच हो रही होती है, सेकंड इंस्ट्रक्शन का वो साइकिल आपका डिले हो रहा होता है। उसके बाद डिले लोड रजिस्टर टू बी टारगेट इज़ लॉक्ड बाय प्रोसेसर। ठीक है, जिस रजिस्टर को प्रोसेसर यूज़ कर रहा है वो रजिस्टर आपका उस वक्त में और कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेसर ने उसको लॉक किया हुआ है। कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम अंटिल रजिस्टर रिक्वायर्ड। ठीक है, उतनी देर तक आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो चलती रहेगी, जब जब तक एग्जीक्यूशन चल रही है तब तक आपका रजिस्टर प्रोसेसर को रिक्वायर्ड है। ठीक है, आइडल अंटिल लोड इज़ कंप्लीट, और ये आइडल रहेगा जब तक आप उस रजिस्टर से डाटा को लोड नहीं कर लोगे। ठीक है, रीअरेंजिंग इंस्ट्रक्शंस कैन अलाउ यूजफुल वर्क वाइल लोडिंग। तो इसका एक अल्टरनेटिव ये है कि आप इंस्ट्रक्शंस को रीअरेंज कर लें और इससे आपको लोडिंग के दौरान कोई बेहतरी मिल सकती है। उसके बाद लास्ट जो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पाइपलाइनिंग में, दैट इज़ लूप अनरोलिंग। रिप्लिकेट बॉडी ऑफ लूप अ नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, आइट्रेट लूप फ्यूअर टाइम्स, रिड्यूस लूप ओवरहेड्स, इंक्रीजेज इंस्ट्रक्शन पैरेललिज्म, improves रजिस्टर डाटा कैशे और टीएलबी लोकेलिटी। तो ये सिंपल अगर आप लूप अनरोलिंग की बात करें तो उस केस में आप ये बेनिफिट्स उससे उठा सकते हैं। अगर आप पहली तीन चीज़ें कर लेते हैं तो ये आपको बेनिफिट दे सकता है। तो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है वाइल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पाइपलाइनिंग। फर्स्ट वन इज़ डिलेड ब्रांच, सेकंड वन इज़ डिलेड लोड, थर्ड वन इज़ लूप अनरोलिंग। तो ये प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, और साथ उसके आपको काउंटर मेजर्स भी बताए हुए हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो रिस्क आर्किटेक्चर में जो पहली टाइप है दैट इज़ MIPS R4000। it was one of the first commercially available RISC chipset was developed by MIPS Technology Inc.
उसके बाद फिर इट वाज इंस्पायर्ड बाय एन एक्सपेरिमेंटल सिस्टम डेवलप्ड एट स्टैनफोर्ड, देन हैज़ sustainability, substantially the same architecture and instruction set of earlier MIPS design R2000 and R3000. फिर इसके बाद it uses 64 bit for internal and external data paths and for addressing registers and ALU. Total 64 bits को ये यूज़ करता है. It partitioned into two sections, one uh, containing the CPU and the other containing a coprocessor for memory management. It supports 32 or 64 bit registers. It also provides for up to 128 kilobytes of high speed cache, half each for instruction and data. ठीक है, इंस्ट्रक्शन के लिए अलहदा से 64 और डाटा के लिए अलहदा से 64, तो टोटल 128 किलोबाइट्स ये यूज़ करता है. अगर MIPS R4000 की बात करें तो उसमें इंस्ट्रक्शन सेट जो आपका होता है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है. फर्स्ट वन ऑप कोड या ऑपरेशन, उसके बाद फिर सोर्स रजिस्टर स्पेसिफायर, उसके बाद फिर सोर्स डेस्टिनेशन रजिस्टर स्पेसिफायर, और उसके बाद इमीडिएट मींस के वो ब्रांच जहाँ पे आपको स्विच करना है या जहाँ पे आपको एड्रेसिंग देनी है या इमीडिएट ब्रांच या एड्रेस डिस्प्लेसमेंट आपने करनी है. ठीक है, ये आपको नीचे सारे ऑपरेशंस की डिटेल्स भी बताई हुई हैं. तो आपको सिंपल अगर पूछा जाए पेपर में कि MIPS R4000 की डिटेल्स बताएं तो डिटेल्स वो हैं जो हमने पीछे पढ़ी, वो सारी आप लिखेंगे. उसके बाद फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट बताएं तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट आप यहाँ से बता सकते हैं कि आई टाइप इमीडिएट टाइप इंस्ट्रक्शन का ये फॉर्मेट होगा, जंप का ये फॉर्मेट होगा और रजिस्टर टाइप का ये फॉर्मेट होगा. ठीक है, तो सिंपल आपने ये बता देना है. उसके बाद फिर R4000 जो है इसमें पाइपलाइनिंग की जो स्टेजेस आती हैं उसमें पहली स्टेज है इंस्ट्रक्शन फेच फर्स्ट हाफ. इट इज़ वर्चुअल एड्रेस इज़ प्रेजेंटेड टू द इंस्ट्रक्शन कैशे एंड द ट्रांसलेशन लोकासाइड बफर. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए आप एक वर्चुअल एड्रेस प्रेजेंट करते हो जिससे आप उस बफर को एक्सेस करते हो जहाँ से आपने डाटा उठाना है. उसके बाद इंस्ट्रक्शन फेच सेकेंड हाफ, इंस्ट्रक्शन कैशे आउटपुट द इंस्ट्रक्शन एंड द TLB जनरेट्स द फिज़िकल एड्रेस. तो जो वर्चुअल एड्रेस आपको पहले हाफ में दिया गया है उसके अगेंस्ट आप फिज़िकल एड्रेस कैलकुलेट करते हो. उसके बाद रजिस्टर फाइल है, वन ऑफ दी थ्री activities can occur. Instruction is decoded and check made for interlock conditions. पहली ये थी. सेकेंड वन was instruction cache tag check is made. Operations are fetched from the register file. तो ये तीन में से कोई एक ऑपरेशन होता है रजिस्टर फाइल के अंदर. उसके बाद फिर टैग चेक के अंदर कैशे टैग चेक्स आर परफॉर्म्ड फॉर लोड्स एंड स्टोर्स. तो आप यहाँ पे चेक करते हो कि आइदर यू आर गोइंग टू लोड समथिंग फ्रॉम रजिस्टर और यू आर गोइंग टू स्टोर समथिंग इन द रजिस्टर. इसके बाद जो ऑपरेशन है दैट इज़ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट. ठीक है, उसके अंदर सारे ALU के ऑपरेशंस हैं, एड्रेस कैलकुलेशन है लोड स्टोर के लिए, ब्रांच या टारगेट वर्चुअल एड्रेस इज़ कैलकुलेटेड एंड ब्रांच ऑपरेशंस चेक्ड. उसके बाद डाटा कैशे फर्स्ट, वर्चुअल एड्रेस इज़ प्रेजेंटेड टू द डाटा कैशे एंड TLB. उसके बाद फिर डाटा कैशे सेकेंड, द TLB जनरेट्स द फिज़िकल एड्रेस. तो जो आप पहले दो काम कर रहे हैं पहले दो स्टेप्स में वही आपने यहाँ पे ऑपरेशन एग्जीक्यूशन के बाद आपने वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करना है और उस वर्चुअल एड्रेस के अगेंस्ट फिज़िकल एड्रेस क्रिएट करना है जिसको आपने जहाँ पे डाटा को स्टोर करवाना है. और लास्ट वन इज़ राइट बैक के इंस्ट्रक्शन रिजल्ट्स इज रिटर्न बैक टू द रजिस्टर फाइल. तो जैसे ही आप वर्चुअल एड्रेस कैलकुलेट करेंगे उसके अगेंस्ट आपका फिज़िकल एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा और फिज़िकल एड्रेस के अगेंस्ट आप जो राइट बैक करना है आपने उस चीज़ को राइट बैक कर देंगे. तो ये सिंपल पाइपलाइनिंग स्टेजेस हैं R4000 की. तो ये भी पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं कि R4000 की जो भी पाइपलाइनिंग स्टेजेस हैं उनको डिस्कस करें. इसके बाद सेकंड टाइप जो है वो है स्पार्क. इसको आप कहते हैं स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर.
It was architecture designed by Sun Microsystems, and Sun licenses the architecture to other vendors to produce Spark Dash compatible machines. Inspired by the Berkeley's RISC-1 machine, and its instruction set and register organization is based closely on the Berkeley's RISC model. इसके बाद फिर अगर आप एड्रेसिंग मोड्स की बात करें सिंपल बाकियों के साथ और स्पार्क का कंपैरिजन आप करें तो रजिस्टर टू रजिस्टर की अगर इंस्ट्रक्शन आपके पास आए तो आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज़ करते हो और एल्गोरिदम में आप लिखते हो ऑपरेंड इज इक्वल टू डायरेक्ट एड्रेस और उसमें स्पार्क इक्विवेलेंट इसका होगा S2। ठीक है, इसके बाद लोड स्टोर आपने करवाना हो तो आप डायरेक्ट पे जाते हो एड्रेसिंग मोड पे, तो जो आपका इफ़ेक्टिव एड्रेस होगा दैट विल बी डायरेक्ट एड्रेस। ठीक है, और स्पार्क के केस में दैट विल बी R0+S2। और रजिस्टर टू रजिस्टर के केस में रजिस्टर को आपने क्योंकि डायरेक्ट एड्रेस करना है तो इफ़ेक्टिव एड्रेस होगा उस रजिस्टर का एड्रेस, जबकि जो स्पार्क इक्विवेलेंट होगा उसका दैट विल बी RS1, RS2। उसके बाद लोड स्टोर अगर आप करवाना चाहें देन अगेन आप रजिस्टर इनडायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें वो कंटेंट आपको बताया जाएगा जो उस रजिस्टर के अंदर पड़ा होगा, और उसके बाद फिर RS1+0 इसको आप स्पार्क के केस में इक्विवेलेंट इसका लिख लेंगे। उसके बाद फिर लास्ट वन इज़ लोड स्टोर डिस्प्लेसमेंट मोड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंटेंट ऑफ रजिस्टर प्लस इफ़ेक्टिव एड्रेस आप कैलकुलेट करेंगे +A करके, और इसमें RS1+S2 आपका जो होगा वो स्पार्क इक्विवेलेंट होगा। S2 इज़ बेसिकली आइदर अ रजिस्टर ऑपरेंड और अ 13-बिट इमीडिएट ऑपरेंड। ठीक है जी। इसके बाद अगर स्पार्क इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स की बात करें तो इसमें ऑप कोड होगा, उसके बाद PC रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मींस के जो भी जिस एड्रेस पे आपने डिस्प्लेस करना है, कॉल फॉर्मेट, ब्रांच फॉर्मेट, सेट H1 फॉर्मेट, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट। तो ये 5 फॉर्मेट्स हैं जो आप स्पार्क इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के केस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर स्पार्क इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स पूछे जाएं तो इन पांचों को आप ड्रॉ करेंगे और ये भी बताएंगे कि कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स आप यूज़ कर रहे हैं ऑप कोड के लिए, उसके बाद कितने नंबर ऑफ़ बिट्स बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी आप बताएंगे। लास्ट जो चीज़ है दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर। तो 3 पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कंपेयर प्रोग्राम साइजेस। ठीक है, मींस के रिस्क का जो प्रोग्राम साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा होता है और सिस्क का जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम साइज़ है वो कदरे कम होता है। इसके अंदर जो रिस्क के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो बिल्कुल इजी होती हैं, बल्कि सिस्क के अंदर जो होती हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं। और एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ द प्रोग्राम ऑन रिस्क एंड सिस्क मशीन्स दैट यूजेस कंपेरेबल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब रिस्क की जो आपकी स्पीड है वो थोड़ी सी सिस्क की निस्बत ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि आपने डायरेक्टली एड्रेसेस जो लेने होते हैं वो मेमोरी को रेफ़र नहीं करते, आप रजिस्टर्स के अंदर डाटा सारा स्टोर हो होता है। तो इसके बाद फिर सेकंड पैरामीटर है क्वालिटेटिव की अगर बात करें तो एग्जामिन इश्यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, मींस के जो सिस्क आर्किटेक्चर है इसके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स या जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनकी सपोर्ट आपको हासिल होती है, जबकि रिस्क के अंदर ये आपके पास सपोर्ट नहीं होती। प्रॉब्लम विद कंपैरिजंस, no pair of RISC and CISC machines that are comparable in life cycle cost, level of technology, gate complexity, sophistication of compiler, operation system support. No definitive set of test programs exist। ठीक है, तो रिस्क के अंदर ये चीज़ें नहीं होती और सिस्क के अंदर ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं। डिफ़िकल्ट टू सेपरेट हार्डवेयर इफ़ेक्ट्स फ्रॉम compiler effects, most commercial devices advertised
as risk processors a mixture of risk and sys characteristics. अब जो मार्केट में डिवाइसेस हैं, जिस तरह अगर हम टैब्स की बात करें या लैपटॉप्स की बात करें, तो इनमें मोस्टली जो आपके ऑपरेशंस हैं वो ओवरलैप्ड ही होते हैं। लेकिन जो आपकी सिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर्स हैं, जिस तरह इंटेल की मशीन्स हैं, वो आपकी या AMD के प्रोसेसर्स हैं, वो आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क की बात करें तो सिंपल मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, या आपकी वो मशीन्स हैं जो आपके जेनेरिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं आप, या एप्लीकेशन बेस्ड होता है सारा कुछ। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।